नेक्स्ट आते हैं और ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। ओके, तो देखो बच्चों, जो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं ये भी मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। मींस मैक्सिमम जो लैंथेनॉइड्स हैं या उनके जो आइंस हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनके f ऑर्बिटल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझे ना कि मोस्ट ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स और आइंस ये कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि आपने डी ब्लॉक में देखा। बट इनका जो मैग्नेटिक नेचर है वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उस तरह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसा कि हम डी ब्लॉक में कैलकुलेट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपने देखा था कि जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट होता है एलिमेंट का, उसके लिए हम केवल स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं। मींस वहां पर हम ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी केवल स्पिन मोशन से क्या मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, केवल हम उसको लेते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें लिखा होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। वहां केवल इलेक्ट्रॉन्स का क्या लिया गया है, स्पिन मोशन का मैग्नेटिक मोमेंट, उसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टू मोशंस होती हैं और टू मोशंस के कारण टू टाइप्स के क्या बनेंगे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट, एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ, दोनों का सम। लेकिन डी ब्लॉक में केवल कौन सा लिया गया है, स्पिन, ऑर्बिटल को क्या कर दिया गया है, निग्लेजिबल। ऐसा क्यों किया गया पता है? किसी भी ऑर्बिटल का मैग्नेटिक मोमेंट तब इफेक्टिव होता है जब जो ऑर्बिटल्स हैं, किसी सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मींस अगर हम इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तभी जुड़ेगा जब सबसेल के जो ये ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि d है तो dx² y², dxy, dy z, dxz, dz², ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो डिजनरेट होने चाहिए, उनकी एनर्जी में डिफरेंस ना हो। तब ऐसे में ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने x और y, dx² y², एक डंबल x में है, y में है, 45 डिग्री रोटेट हो जाए यही ऑर्बिटल तो x और y के बीच में आ जाएगा, तो ये dx² y² dxy में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से dxz x, ठीक है, yz, ये भी ऑर्बिटल्स एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो ये ऑर्बिटल जब एक दूसरे में चेंज तभी हो सकते हैं बच्चों जब इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में कोई डिफरेंस ना हो। अब आता है कि अगर डिफरेंस आ जाएगा तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे में चेंज नहीं होंगे, ऐसे में ऑर्बिटल का मैग्नेटिक मोमेंट का क्या हो जाएगा, क्विंचिंग हो जाती है। मींस वो जो है, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो नहीं होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्विंचिंग ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का समन हो जाना। तो डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, बाहर की तरफ, वो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसके कारण उनके डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में चेंज आ जाता है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल के कारण, ऑर्बिटल मोशन के कारण था इलेक्ट्रॉन्स की, उसका क्विंचिंग हो गई। क्विंचिंग हो जाने से केवल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट लिया जाता है। अब आता है कि f ऑर्बिटल्स में क्या किया जाए, तो f ऑर्बिटल में स्पिन ओनली नहीं लिया जाएगा, इसके साथ साथ क्या लिया जाता है बच्चों, इनका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों? क्योंकि 4f ऑर्बिटल काफी अंदर घुसे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, बाहरी इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से अफेक्टेड नहीं होते, वहां के इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होते, जिसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी क्विंचिंग नहीं होगी। और ऐसे में जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट है किसका, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स का, उसको किसके थ्रू निकाला जाएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। यही मैंने यहां लिखा है, देखो बच्चों, कि लैंथेनॉइड्स एक्सेप्ट सीरियम 4+, ठीक है, टर्बियम 2+, ल्यूटेशियम 3+, इनमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। इनको छोड़कर बाकी सब कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम और आयन। समझ गए ना, इनके एटम या आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक है। द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज डिफर फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
मैंने अभी आपको बताया कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस तरह की नहीं है जैसा कि किसमें है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, बिकॉज देयर मैग्नेटिक मोमेंट डू नॉट ओबे द सिंपल स्पिन ओनली फॉर्मूला। समझ गए बच्चों कि इन एलिमेंट्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, वो किसको फॉलो नहीं करता, स्पिन ओनली फॉर्मूला को। मींस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप देखें कि मींस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कंसीडर्ड ओनली बाय स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें केवल स्पिन ओनली क्या किया गया है, स्पिन मोशन को ही कंसीडर्ड किया गया है, बिकॉज, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स आर पेरिफेरल इन नेचर एंड इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट and energy of d orbitals is changed, therefore orbital contribution of electron towards, ठीक है, magnetic moment is quenched, means negligible। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि डी ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल अगर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होती है तो उन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं क्विंचिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डी ऑर्बिटल्स बाहर हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से इफेक्टेड हुए, डी ऑर्बिटल्स चेंज हो गई एनर्जी, ऐसे में उन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो गया, समन हो गया, उनका क्विंचिंग हो गई, वो नेग्लिजिबल हो गया। और यही रीजन है कि हमें डी ऑर्बिटल्स में केवल और केवल किसको लिए, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में केवल और केवल स्पिन ओनली फॉर्मूले का यूज करते हैं इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट में। यहां तक बात समझ गए। बट इन लैंथेनॉइड्स में यही लिखा है कि एलिमेंट्स 4f ऑर्बिटल्स lie too deep in atom and do not interact with electric field of external environment। जो 4f ऑर्बिटल है काफी अंदर धंसा हुआ है, तो बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। तो ऐसे में therefore the orbital contribution of electron toward magnetic field do not coincide। ध्यान रखें कि ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑर्बिटल्स में वो क्विंच्ड नहीं होता, उसका समन नहीं होगा, वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। देयरफॉर इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेटेड बाय वॉल्यूम। अब हम इसके लिए क्या रिलेशन लेंगे वो देखते हैं हम। ओके, तो समझ गए बच्चों कि लैंथेनॉइड तत्व, इन तीन को छोड़ दो तो अनुचुंबकीय हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किंतु इनका जो चुंबकीय गुण है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से बिल्कुल अलग है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम केवल और केवल चुंबकीय चक्रण, चुंबकीय आघूर्ण लेते हैं, कक्षक चुंबकीय आघूर्ण को नेग्लिजिबल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि कक्षक चुंबकीय आघूर्ण तभी लिया जाता है जब ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब डीजनरेट होना चाहिए, ताकि ऑर्बिटल एक दूसरे में चेंज हो सके। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 45 डिग्री का एंगल घुमा दोगे तो डी एक्स वाई में चेंज हो जाएगा, एक्स वाई में। इसी तरह से डी एक्स जेड वाई जेड ये भी एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। केवल डी जेड स्क्वायर छोड़ दो तो बाकी ऑर्बिटल एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ 90 डिग्री में या 45 डिग्री में। ऐसे में इनका ऑर्बिटल जो है अगर इस तरह से चेंज हो रहे हैं, एनर्जी चेंज नहीं आया, तब तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट लिया जाता है। डी ऑर्बिटल काफी बाहर है, इससे लिगेंड जो है इफेक्ट से इफेक्टेड हो जाता है, जिससे उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। एनर्जी चेंज हो जाने से इस तरह की चेंज नहीं आती, ऑर्बिटल एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकते। ऐसे में जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसको नेग्लिजिबल कर देंगे, हम इसे बोलते हैं कक्षक चुंबकीय आघूर्ण का समन हो जाना। F जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उसमें F ऑर्बिटल काफी अंदर है, वो बाहरी एनवायरनमेंट से इफेक्टेड नहीं होती, और यही कारण है कि उनका कक्षक चुंबकीय आघूर्ण भी लिया जाएगा, और उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो यहां तक नोट करें। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया ना कि क्विंचिंग कैसे हो जाती है, तो ये है जैसे dx² y² ऑर्बिटल। ओके, हम इसको 45 डिग्री में यहां रोटेट कर दें, ये ऑर्बिटल को यहां ला दें, ये बन जाएगा dxy। तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये इंटरचेंजिंग तभी होती है जब इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस ना हो, तो dx² y² dxy में चेंज हो जाता है, ऐसे ही dxy dx² y² में चेंज हो जाता है। ऐसे ही मान लो ये dxy है और ये dyz है, तो 90 डिग्री में एक दूसरे से रोटेट होकर इस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो ये कहलाती है, और इस तरह की जब एक्सचेंजिंग चलती है ऑर्बिटल्स के बीच में, तभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड किया जाता है, कंसीडर किया जाता है।
डी ऑर्बिटल लिगैंड के इफेक्ट से इस तरह से स्प्लिट हो जाती है, जिसके कारण dx² और dxy के एनर्जी में डिफरेंस आ गया। ऐसे ही dz², इस तरह से केवल yz और dz इनके बीच में डिफरेंस कम है, लेकिन ये डिफरेंस बढ़ गया, तो ये फिर ऑर्बिटल एक दूसरे में क्या नहीं हो सकते हैं, एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं, और ऐसे में हम ऑर्बिटल एंड जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको निग्लेजिबल कर देते हैं। एफ में हमने बता दिया, तो इसको बोलते हैं क्विंचिंग ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। एफ ऑर्बिटल काफी अंदर है, इस तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता, और ऐसे में जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम वो ये लगेगा इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का 4s s+1 + l l+1 bm। यहाँ s क्या है, ये है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं परिणामी, ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो s = s1 + s2, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो ऐड कर दें। तो इस एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो +1/2, दूसरा है तो +1/2, इस तरह से ऐड कर देते हैं। अगर अपोजिट आ गए तो फिर माइनस भी होता जाएगा। और रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हर एक ऑर्बिटल का अपना एक l का वैल्यू होता है। तो जब हम ml से इस तरह से निकालते हैं तो ये जो वैल्यू ऊपर लिखी है वो है ml1 ml2। अब आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये है सीरियम 3+, 4f1 है, 4 से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर आप देखोगे s की वैल्यू केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी हो गई, +1/2। एक इलेक्ट्रॉन किसमें है, इस ऑर्बिटल में, इसके लिए +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो यहां पर कितना लेंगे, l की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, +3। अब हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सीरियम 3+। अब यहां पर आप देखेंगे कि सीरियम जो 3+ है इसका इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो यहां हो गया 4, ये तो 4 ऑलरेडी फॉर्मूले में ही है, इनटू 1/2 + 1 प्लस यहां पर आ जाएगा 3 + 1 bm। और आगे सॉल्व कर लो, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो √15 bm आ जाएगा। ओके, यहां तो आ जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 4 × 12 हो गया, तो कुल मिला के 15, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। हालांकि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से आ रहा है इसमें भी थोड़ा सा और डिफरेंस आता है, फिर वो LS कपलिंग और बहुत सारे फैक्टर्स को लेके कैलकुलेट किया गया है, तो अभी आप यहां तक ही ध्यान रखो। F2 होता तो L की वैल्यू कितनी हो जाती, 3 2 प्लस और 2 5 हो जाती, S की वैल्यू कितनी हो जाती, 1 हो जाती। तो इस तरह से निकाले गए। पहले आप देखोगे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट होगी फिर डिक्रीज होगा, फिर 0 के बाद फिर बढ़े, मतलब यहां तक पेयरिंग के बाद ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, यहां तक जाएगा। तो पहले कहां तक बढ़ता जाएगा, +1 तक, फिर डिक्रीज होगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट होगी तो फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो इस तरह से एक ग्राफ बनेगा। लेंथेनॉइड्स में ये होता है। एक्टिनॉइड्स में क्या होता है बच्चों की, एक्टिनॉइड में जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी उसमें क्विंच्ड हो जाता है, क्योंकि 5f ऑर्बिटल काफी डिफ्यूज्ड है बाहर तक और वो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, जिसके कारण वहां पे भी उनका मैग्नेटिक मोमेंट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहां तक पहले आप अब देखो बच्चों, आपसे पूछ लिया गया हो कि एक्टिनॉइड्स में क्या जो है मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो ध्यान रखें कि जो 5f ऑर्बिटल्स जो है आर मोर डिफ्यूज्ड इन आउटर सेल्स ऑफ एटम टुवर्ड्स डिफ्यूज्ड टुवर्ड्स, ठीक है, आउटर सेल्स ऑफ एटम। ये जो 5f ऑर्बिटल्स हैं ये बाहर की तरफ ज्यादा फैली हुई होती है, और ऐसे में वो क्या होती हैं, एनवायरनमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आ जाएंगी, जिससे वहां का जो मैग्नेटिक मोमेंट है ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसा हो जाएगा, क्विंच्ड हो जाएगा। और यही रीजन है कि एक्टिनॉइड का जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट है वो लेंथेनॉइड के इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट से कम होता है, चाहे उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही मैंने लिखा है कि इन एक्टिनॉइड्स 5f ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज्ड टुवर्ड आउटर सेल्स ऑफ एटम, हेंस दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड देन 4f ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। समझ गए बच्चों कि 4f ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में अगर हम 5f ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से, एनवायरमेंटल के जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं।
and orbital contribution of electron towards magnetic moment almost quenched. अभी मैंने बताया कि ऑर्बिटल अगर इफेक्टेड हो गए तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को हम हटा देते हैं. As a result, mu factor for the actinides is less than mu factor of lanthanoid. समझ गए बच्चों? For same number of unpaired electron in f orbitals. समझ गए बच्चों कि एक्टिनॉइड में 5f ऑर्बिटल बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है, जिसके कारण कक्षक चुंबकीय गुण को नगण्य कर दिया जाएगा. यही रीजन है कि f कक्षक में समान इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी लैंथेनॉइड की अपेक्षा एक्टिनॉइड तत्वों का चुंबकीय गुण कम है. तो देखो अगर हम यहाँ म्यू फैक्टिव और Fn लें तो पहले F1 F2 F3 तक बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि 3 2 1 ये प्लस वैल्यू है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि फिर माइनस में जाना इलेक्ट्रॉन तो Ml की वैल्यू नेगेटिव होने लगेगी, फिर डिक्रीज होगा, फिर पॉजिटिव होने लगेगी. तो इस तरह का ग्राफ चलता है. लैंथेनॉइड्स का भी और एक्टिनॉइड्स का ग्राफ लगभग सेम है, बट ये थोड़ा नीचे आएगा. रीजन ये है कि इनमें जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू घट जाएगी, कम हो जाएगी. इस तरह का ग्राफ बनता है. तो थोड़ा समझ को आई क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड टॉपिक. तो ये सब अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये है केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक क्रियाशीलता. तो देखो चाहे लैंथेनॉइड्स हों और चाहे एक्टिनॉइड्स हों, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, लाइक एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु जितनी ज्यादा रिएक्टिव है, जस्ट वैसा ही रिएक्टिविटी इनमें मिलती है. समझ गए ना? रीजन ये है कि इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये क्या है? नेगेटिव है. और इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो टोटल सम है वो भी काफी लो है. ये दोनों रीजन मिलके इनको बहुत अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर में बना देते हैं, जिसके कारण मेटालिक नेचर ज्यादा है. और ये भी एयर की प्रेजेंस में इजीली कोलाइड हो जाती है, मींस टर्निश हो जाती है. ओके, अब आता है कि इनके मेंबर्स की रिएक्टिविटी के बारे में. तो ध्यान रखें कि जो मेंबर्स हैं, चाहे वो लैंथेनॉइड्स के हों चाहे एक्टिनॉइड्स के हों, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हो चाहे एक्टिनॉइड्स, केमिकली सिमिलर होते हैं. रीजन है कि इनकी एटॉमिक साइज बराबर है और इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है. तो ये लगभग सभी केमिकली बिल्कुल सेम है. ये लिखा है कि लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. समझ गए बच्चों? एंड इजीली टर्निश बाय एयर. अगर हम इनको एयर में खुला रखें तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाती है? इनकी सरफेस टर्निश हो जाती है एंड फॉर्म ऑक्साइड्स ऑन द सरफेस. ऑक्साइड बन जाते हैं जैसे एल्कली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में. रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है. लो वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज फॉर एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये दो रीजन है जिसके कारण ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. केमिकल नेचर ऑफ मेंबर्स ऑफ लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स. अब हम लैंथेनॉइड एलिमेंट्स देखें या एक्टिनॉइड्स, ये केमिकली नेचर में क्या है? बिल्कुल सिमिलर है ड्यू टू सिमिलर साइज एंड स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. आप देखते हैं इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में कॉमन है और ये लगभग सिमिलर साइज के. यही रीजन है इनका सेपरेशन बहुत कठिन होता है. यही रीजन है कि इन्हें थर्ड बी में एक साथ रखा गया है. ओके, तो समझ गए बच्चों कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड अत्यधिक सक्रिय धातुएं हैं. कैसी सक्रिय हैं? क्षारीय मृदा धातुओं के समान. और वायु में अगर हम इनको खुला रखें तो ये आसानी से संचारित होकर ऑक्साइड बना लेती है, जैसे कि क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातुओं में मिलता है. क्योंकि इनके ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव और तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी का योग क्या होता है? कम होता है. इनके परमाणु आकार लगभग समान है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्थायी है. इसी कारण से लैंथेनॉइड के सदस्य हो चाहे एक्टिनॉइड के सदस्य हो, रासायनिक रूप से गुणों में क्या है? समान है. और यही कारण है कि इनका सेपरेशन पृथक्करण बहुत कठिन है और एक साथ इनको कहां रख दिया गया है? थर्ड बी में. अब हम इसकी कुछ रिएक्शन, अब यहां पर M जो है बच्चों, चाहे वो लैंथेनॉइड ले लें चाहे एक्टिनॉइड, अगर इनके ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो M2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनेगा. आयोनिक ऑक्साइड और बेसिक नेचर का होगा. M2O3 की वाटर से रिएक्शन करें तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. ऐसे ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो आयनिक हाइड्राइड्स बनते हैं जो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखा था. हैलोजन से रिएक्शन करें तो NH3 प्रकार के आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं.
वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करें तो कार्बोनेट्स बनाते हैं। और ये बता दूं मैं कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ, ठीक है, लैंथेनाइड लेस देन रिएक्टिविटी ऑफ एक्टिनाइड्स। आयनिक नेचर की बात करें, आयनिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, तो लैंथेनाइड से ज्यादा आयनिक नेचर किसमें मिलेगा बच्चों? एक्टिनाइड्स। रीजन है वो साइज में थोड़ी बड़े हैं इनसे। अब हम आ जाते हैं इसके बाद इनके कंपाउंड्स की बात करें तो फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, क्रोमेट्स, ऑक्सीलेट्स, ये जो कंपाउंड्स हैं चाहे वो लैंथेनाइड्स के हो चाहे एक्टिनाइड्स के, ये वाटर इनसॉल्युबल है। रीजन है इनकी लैटिस एनर्जी जो है इनकी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है। समझ गए बच्चों? फिर से सुने, फ्लोराइड्स हो गए, क्रोमेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, ठीक है, और कार्बोनेट्स हो गए, ऑक्सीलेट्स हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल है। रीजन है इनकी लैटिस एनर्जी इनकी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा। कोई भी कंपाउंड या सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल हो उसका रीजन पूछ लिया जाए तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी ना हो कि हाई लैटिस एनर्जी रह जाता है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो ऐसा होता है। जबकि नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, एसीटेट्स, सल्फेट्स ये वाटर सॉल्युबल हैं क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है इनकी लैटिस एनर्जी से। तो ये है इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, तो आप इसे नोट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। तो ध्यान रखें कि जो लैंथेनॉइड्स हैं और एक्टिनाइड्स, इनमें उस तरह की हाई टेंडेंसी नहीं है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जैसे कि डी ब्लॉक में होता है। रीजन है कि इनके जो एफ ऑर्बिटल्स हैं वो काफी अंदर होते हैं और उतने डीप तक लिगेंड्स इजी गोइंग पहुंच नहीं पाता। समझ गए ना? और यही रीजन है कि इनके ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते। बट कुछ स्ट्रॉन्ग, जैसे कुछ किलेटिंग लिगेंड्स हैं, ईडीटीए है, ऑक्सेन है, बीटा डाइकीटोन है, एसिटाइल एसीटोनेटो है, इनके साथ ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। एक ऑर्डर पूछा जाता है कि सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हम ये कहें थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, तो ध्यान रखें कि चाहे लैंथेनॉइड्स हो चाहे एक्टिनॉइड्स हो, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा साइज में, एटॉमिक साइज जैसे जैसे डिक्रीज होती है, ये टेंडेंसी लगातार बढ़ती जाती है। मींस अगर हम ये कहें लैंथेनम या सीरियम से चले ल्यूटेशियम तक तो ये बढ़ेगी। और नॉन एक्वस मीडियम में, अगर एक्वस मीडियम की बात कर दी गई हो तो उल्टा होता है, क्योंकि एक्वस मीडियम में वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण जो आयन है उसकी इफेक्टिव साइज बहुत बड़ी हो जाती है और लिगेंड के प्रति अट्रैक्शन कम होता है। तो ये ऑर्डर जैसा कि आप लैंथेनॉइड्स में ध्यान रख रहे हैं, इसी तरह का ऑर्डर आपको किस में ध्यान रखना है? एक्टिनॉइड। मींस थोरियम 3+ से हम चलें तो प्रोटेक्टोन, ठीक है, प्रोटेक्टोनियम हो गया, ठीक है, इससे ज्यादा यूरेनियम 3+, इसी तरह से चलते जाए तो लॉरेंसियम 3+ तक ये टेंडेंसी क्या होती जाएगी बच्चों? बढ़ती जाएगी। समझ गए ना? तो यही मैंने लिखा है कि लैंथेनॉइड्स डू नॉट हैव ओके मच टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इनमें ज्यादा टेंडेंसी नहीं है ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी एंड लार्ज साइज। समझ गए बच्चों कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरह इनमें इतनी टेंडेंसी नहीं है। रीजन है लो चार्ज डेंसिटी और साइज काफी बड़ी होती है कैटायन। However, this tendency increase from cerium to lutetium and thorium. ओके, अगर हम इसमें एक्टिनाइड्स की बात करें, थोरियम टू लॉरेंशियम 3+, they form stable complexes with chelating ligands, जैसे कि ईडीटीए है, बीटा डाइकीटोन है, एसिटाइल एसीटोनेटो है, सिट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, थाइलिन डायमाइन है, इनके साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ध्यान रखें कि इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो 6 से लेकर 12 तक होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से, क्योंकि काफी बड़े कैटाइंस हैं और ये अपने एफ ऑर्बिटल्स का भी यूज करते हैं। तो 6 तक तब होती है जब डी का यूज कर रहे हैं, और ज्यादा यूज कर रहे हैं 6 से ऊपर यूज कर रहे हैं तो वहां पर फिर एफ ऑर्बिटल्स भी यूज हो जाते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर काफी बड़ा तक हो सकता है, 12 तक। और इतने ज्यादा डिटेल में हमें यहाँ है नहीं, तो इनके बारे में भी मैं डिटेल में बता देता आपको। तो समझ गए बच्चों कि लैंथेनॉइड तत्वों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कम है। क्यों? क्योंकि इनके आयन में कम धनावेश है या आवेश घनत्व है और बड़ा आकार होता है, और यह प्रवृत्ति सीरियम 3+ से ल्यूटेशियम 3+ तक बढ़ती जाती है, या फिर हम ये कहें थोरियम 3+ से ल्यूटेशियम 3+ तक बढ़ती जाती है। मुख्यतः ये किलेट लिगेंड्स जैसे कि ईडीटीए, बीटा डाइकीटोन, एसिटाइल एसीटोनेटो, साइट्रिक एसिड, इथाइलिन डायमाइन,
इनके साथ क्या बनाते हैं, स्थायी समगुण। तो ये है सीरीज में लैंथेनम या सीरियम प्लस से ल्यूटेशियम तक बढ़ता हुआ कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। समझिए बच्चों इस तरह से। और अगर नॉन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में ये उल्टा हो जाता है। रीजन ये है कि जब इनके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो कैटाइन की इफेक्टिव साइज बड़ी हो जाएगी और ऐसे में लिगैंड के प्रति अट्रैक्शन कम होगा। जैसे कुछ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट के साथ सीरियम का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है, NH4 CEM3 सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। समझ गए ना बच्चों। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में जो है आपको ध्यान रखना है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ओके, ये है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ऐसा ही बीटा डाइकीटोन के साथ लैंथेनाइड्स का एपी एंटीपायरीन के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। एक्टिनाइड्स हैव समवॉट हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ना, उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग जो टेंडेंसी है वो लैंथेनॉइड से ज्यादा है। रीजन ये है कि उनमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और साइज छोटी हो जाती है, क्योंकि 5f ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट और ज्यादा कम होता है। और ये भी किलेटिंग लिगेंड्स के साथ क्या बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। इनमें भी टेंडेंसी अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग की पूछी जाए तो थोरियम से लॉरेंशियम तक बढ़ती है। हालांकि इन एलिमेंट्स की ज्यादा स्टडी नहीं है, इसलिए इनके बारे में ज्यादा केमिकली नेचर ज्यादा नहीं दिया जाता है। तो एक्टिनाइड में संकर बनाने की क्षमता लैंथेनाइड से ज्यादा होती है बच्चों, क्योंकि इनमें उच्च घनत्व और छोटा धनायन होता है, अविश घनत्व। और ये भी इसी तरह के जो किलेटिंग लिगेंड्स मैंने बताए हैं, इनके साथ क्या बनाते हैं, स्थायी समगुण। तो आप इसे नोट करें। ओके, ये अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स और एक्टिनाइड्स में ध्यान रखने हैं, उनके बारे में डिस्कस कर दूं मैं। नेचुरल जो एक्टिनाइड्स हैं, नेचुरल स्टेट में मिलते हैं, वो है थोरियम, प्रोटैक्टोनियम और यूरेनियम। ये स्टेबल भी हैं और नेचुरल ही हैं। बाकी जो आर्टिफिशियल या ट्रांसयूरेनिक या सिंथेटिक जो है मैन मेड एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, ये सब मेड बाय द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ये नेचुरल नहीं है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल। और कहां से आते हैं, आफ्टर 92 यूरेनियम, नेप्च्यूनियम, प्लूटोनियम से लेकर लॉरेंशियम तक, ये सब जो है ये वाले इन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। और ये अनस्टेबल है, इनको लंबे समय तक नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। और ये भी बता दूं कि जितने भी एक्टिनाइड्स हैं, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। ओके, एक चीज और क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जो एक्टिनाइड्स हैं वो +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि आपने देखा था कि लैंथेनाइड्स में +3 के अलावा +2 या +4 ही मिलती है। तो ये जो एक्टिनाइड्स है, ये +2, +3, +4, 5, 6, 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका रीजन पूछा जाता है, रीजन क्या है, तो ध्यान रखें कि 5f, 6d और 7 ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है। ऐसे में इनके 7s के साथ 6d और 5f ऑर्बिटल इजी गोइंग क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। इसके अलावा जो 5f ऑर्बिटल्स हैं, उसका जो डिफ्यूजन है, उसका जो पेनिट्रेशन है, उसका जो फैलाव है, वो 4f से कहीं ज्यादा है। और यही रीजन है कि ये एनर्जी डिफरेंस 4f, 5d, 6s के रिस्पेक्ट में इनका कम है और 5f ऑर्बिटल का डिफ्यूजन ज्यादा है, और जिसके कारण ही इनके मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में आ जाते हैं। +3 तो सब में कॉमन है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी भी क्या है, +3। +2 इन एलिमेंट्स में मिलती है, +4 थोरियम, प्रोटैक्टोनियम, यूरेनियम, नेप्च्यूनियम इनमें मिलती है, +5 इनमें, +6 इनमें और +7 प्लूटोनियम में मिलती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लूटोनियम ही शो करता है, +2 से +7 तक। और ध्यान रखना है कि जो +2 और +3 हैं वो आयनिक नेचर की होती हैं, मतलब इनके जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक नेचर के होंगे, जबकि ये जो है कैसे होंगे, कोवैलेंट नेचर। ये तो हम जानते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही कोवैलेंट नेचर की होती है। एक चीज और है कि एक्टिनाइड्स भी कलर्ड होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड्स आर कलर्ड देन लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड में ज्यादातर कलरलेस है, लेकिन ये ज्यादातर कलर्ड है। रीजन ये है कि एक्टिनाइड्स
एलिमेंट्स में जो 5f ऑर्बिटल है वो काफी बाहर तक डिफ्यूज है और वो लिगेंड के इफेक्ट में आ जाता है, जिससे उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है और फिर ये सब के सब ज्यादातर कलर्ड हैं। समझ गए ना कि एक्टिनॉइड्स आर ड्यू टू कलर नेचर ऑफ एक्टिनॉइड्स आर ड्यू टू एफएफ ट्रांजिशन। इनमें भी एफएफ ट्रांजिशन होता है, एफएफ संक्रमण के कारण है। और मोस्ट ऑफ द एक्टिनॉइड्स 3+ आर कलर्ड बिकॉज़ 5f ऑर्बिटल्स इजीली अफेक्टेड बाय द लिगेंड। और ये मैं जानता हूं, बताया मैंने आपको कि 5f ऑर्बिटल बाहर तक फैला हुआ है, जिनमें ये जो है जिनमें F0 हो या F7 हो या F14 है वो ज्यादातर कलरलेस है, बाकी सब क्या है कलर्ड है। यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, हम इनके डिफरेंसेस में आ जाते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। अभी तक आपने जो भी देखा, क्या डिफरेंस दिखता है? देखो, एक तो Pm जो है, एक्सेप्ट Pm ऑल आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स नॉन रेडियोएक्टिव। केवल Pm जो है वो रेडियोएक्टिव है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं लैंथेनॉइड्स वो रेडियोएक्टिव नहीं है। समझ गए बच्चों कि Pm के अतिरिक्त शेष तत्व तो रेडियोएक्टिव नहीं है, जबकि ऑल एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव। एक्टिनॉइड्स में जितने भी हैं सब रेडियोएक्टिव हैं, थोरियम से लेके और जहां तक भी। बिसाइड +3 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट, सम मेंबर्स आर सो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी आपने देखा भी पढ़ा भी है कि इनमें +3 तो कॉमन है, लेकिन कुछ है मेंबर्स में +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, जो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। समझ गए बच्चों कि +3 के अतिरिक्त कुछ तत्वों में ये मिलती है। और अभी आपने देखा कि एक्टिनॉइड्स में +3 तो कॉमन है, इसके अलावा इनमें +2 से लेकर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं, क्योंकि लिटिल डिफरेंस बिटवीन 5f 6d एंड 7f s ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आइंस। इनमें ऑक्सो आइंस नहीं बनते, जबकि इनके ऑक्सो आइंस इस तरह के आइंस बनते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक और ये मोर बेसिक है, मैं ये पहले भी बता चुका हूं। लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कम है तो इनमें ज्यादा है, क्योंकि 5f ऑर्बिटल काफी बाहर तक फैला हुआ है। मैग्नेटिक नेचर कैन बी इजीली एक्सप्लेन। आपने देखा था इनके मैग्नेटिक नेचर को हमने एक्सप्लेन किया था, जबकि इनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, LS कपलिंग के कारण ये बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड है। मोस्ट ऑफ द 3+ आयंस आर कलरलेस, इनमें ज्यादातर कलर्ड है, क्योंकि 5f ऑर्बिटल इजी लिगेंड से इफेक्टेड हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में मिलते हैं। अब देखो बच्चों, अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स कहां-कहां यूज होते हैं? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है वो है मिस मेटल बनाने में। ये एक अलॉय है जिसमें लैंथेनॉइड्स तो होते हैं 94 से 95% और Fe है 5%, और ट्रेस में सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्युमिनियम ये कुछ मिले होते हैं। इनमें लैंथेनॉइड्स में सीरियम तो होता है 40% और न्यूटाइलियम और लैंथेनम होते हैं 44%, और भी छोटे अदर्स मिले होते हैं। ओके, इनका यूज देखो कहां होता है। ठीक है, मेकिंग इग्निशन डिवाइस। इग्निशन डिवाइस वो डिवाइस है जिसमें फ्रिक्शन से एक प्रकार की चिंगारियां निकलती हैं, तो इनका जो इग्निशन डिवाइस में आती है, जैसे ट्रेसर बुलेट्स बनाने में, सेल्स बनाने में, और फ्लिंट ऑफ लाइटर, लाइटर में जब हम दबाते हैं तो उसमें जो चिंगारियां आती हैं वो इसी से मिस मेटल से बनते हैं। इसके अलावा इस मेटल का अलॉय का यूज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इनके साथ मिक्स करके और उन्हें कोरोजन रेजिस्टेंट बनाया जाता है, उनमें भी इनका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है कि सीरियम सॉल्ट यूज्ड इन डाइंग। सीरियम सॉल्ट का यूज डाइंग में, रंजन में किया जाता है बच्चों। सीरियम लवण का उपयोग कहां होता है? रंजन में। इसके अलावा Nd2O3 और Pr2O3 यूज्ड इन मेकिंग कलर ग्लास। कलर्ड ग्लास बनाने में ना ऑक्साइड्स का यूज होता है। ओके, सीरियम सल्फेट का यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होती है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जो आयतन विश्लेषण है उसमें ऑक्सीकारक की तरह यूज होता है ये। इसके अलावा लैंथेनॉइड्स के बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उनका यूज होता है कैटालिस्ट में, हाइड्रोजनेशन में, इन रिएक्शंस में कैटालिस्ट की तरह यूज होते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम क्रैकिंग में भी यूज होते हैं। अब हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो देखो बच्चों, जो एक्टिनॉइड्स यूज होते हैं इनमें थोरियम ऑक्साइड और सीरियम ऑक्साइड इन दोनों का मिक्सचर यूज होता है गैस मेंटल बनाने में। गैस मेंटल आपने देखा होगा कि जो गैस में लगता है और जब उसमें जलाया जाता है तो बहुत ही ब्रिलियंट व्हाइट लाइट निकलती है, बल्ब जैसी।
ठीक है, तो उसमें यूज होता है। तो वो गैस मेंटल आप देख सकते हैं, जिसमें रेशम में जो होता है एक रेशम का खोल सा होता है और उसमें डुबो दिया जाता है और फिर जब इसको जलाया जाता है तो बहुत ही ब्रिलियंट चमक दिखती है। इसके अलावा थोरियम 232 ये फिजनेबल नहीं है बच्चों, बट ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 और ये यूरेनियम 233 जो है फिजनेबल है, इसलिए थोरियम का यूज यूरेनियम 233 के प्रोडक्शन में किया जाता है और ये एक न्यूक्लियर फ्यूल है। तो थोरियम 232 यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम 233 फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम 235, यूरेनियम 239 ये सब यूज होते हैं किसमें बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ज्यादातर जो एक्टिनाइड्स है ना वो एटॉमिक बम में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, इनमें यूज होते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी ऑफ कैंसर, कैंसर की रेडियोथेरेपी में भी इनका यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिव रेज डाल के और कैंसर सेल जो है उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये है एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स ज़्यादा डिस्कवर्ड नहीं हुए, इनकी रेडियो एक्टिविटी के कारण इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती, पर्टिकुलर ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस मैंने बताया। अब एक लास्ट पॉइंट बता दूं बच्चों, अगर अब या पूछा जाए कि लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड्स में क्या सिमिलरिटीज हैं तो आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पर एक सिंपल में समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है। सिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, दोनों में क्या सिमिलरिटीज दिखती हैं आपको। तो देखो, एक तो पहला आप देखोगे कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों में 3 जो सेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, वो क्या हैं, इनकम्प्लीट है। तो n-2 F n-2 या हम ये कहें n-2 n-1 एंड n ऑर्बिट, ठीक है, सेल्स आर इनकम्प्लीट फॉर बोथ। समझ गए बच्चों कि दोनों के लिए जो है कौन कौन सी, n-1 n-2 n-1 और ns, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इन दोनों में क्या है, इनकम्प्लीट है। एक चीज। दूसरा आपने देखा था कि +3, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन फॉर बोथ, दोनों के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बिल्कुल कॉमन है। ओके, यहां तक बात समझ गए। तीसरे में आ जाए। अब आपने देखा कि दोनों में और क्या सिमिलरिटीज दिखती है, ठीक है, प्लस ये हो गया। तीसरा है कि बोथ में, ठीक है, M3+ आयंस ऑफ both series show FF transition and color nature, दोनों में FF ट्रांजिशन भी मिलता है, कलर नेचर भी मिलता है। चाहे वो हम ये कहें कि मेंबर्स बल्कि लिखें कि मेंबर्स ऑफ बोथ सीरीज शो FF ट्रांजिशन, उन्हीं के कारण इनमें कलर नेचर आता है। समझ गए ना। फिर और आगे देखो, फोर्थ है कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ बोथ सीरीज आर हाईली रिएक्टिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ओके, एंड इजली टर्नस इन एयर। ये आपने दोनों में देखा कि लैंथेनॉइड्स हो चाहे एक्टिनॉइड्स हो, दोनों ही हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, एयर में टर्निश हो जाते हैं। फिफ्थ में आ गया कि आयंस जो हैं, आयंस या हम ये कहें कि मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स ऑफ बोथ सीरीज are separated by ion exchange method, okay, chromatography। इन से मेथड से इनके मेंबर्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा था कि जो है क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, एसिटेट्स, ओके, क्लोराइड, ब्रोमाइड, एसीटेट,
और इसके अलावा आपने देखा था सल्फेट्स, परक्लोरेट्स और सोल्यूबल। बट आपने देखा था कि फ्लोराइड्स, ओके, कार्बोनेट्स, क्रोमेट्स ऑफ बोथ सीरीज आर इनसॉल्युबल। समझ गए ना? लैंथेनॉइड हो या एक्टिनाइड, इनके क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, एसीटेट है, सल्फेट है, परक्लोरेट्स, आप देख रहे हैं सॉल्युबल है। बट फ्लोराइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, क्रोमेट्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है। समझ गए ना? तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारी इस तरह से कुछ सिमिलरिटीज मिलती हैं और इतने ज्यादा सिमिलर हैं ये केमिकली। और भी देखो आप, ठीक है, मेंबर्स जो है, मेंबर्स ऑफ बोथ सीरीज शो कॉन्ट्रैक्शन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज। आपने देखा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी मिलता है, तो दोनों लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। तो ये कुछ सिमिलरिटीज है जो आप नॉर्मली जब आप पढ़ोगे पूरा एफ ब्लॉक तो बहुत इजी वे में डिफरेंस भी बता सकते हो, सिमिलरिटीज। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एफ ब्लॉक। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट था, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड था और जो नहीं भी था, उसको भी मैंने आपको बताया है। आप एक बार अच्छी तरह से देखें, समझें और क्लियर करें इनके एक एक क्वेश्चन। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।